स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे पावर सप्लाई फॉर हंग्री सिलिकॉन। इतना हम लोग सिलिकॉन पे मेहनत कर रहे हैं तो सिलिकॉन को बिजली कैसे देते हैं, तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए जितना भी मॉडर्न सिलिकॉन है, फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ का बात कर रहे हैं, आप सीपीयू का बात कर रहे हैं, जीपीयू का बात कर रहे हैं, एनपीयू का बात कर रहे हैं या एसओसी का बात कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। ये सब जनरली बहुत कॉम्पैक्ट और इफ़िशिएंट सिस्टम बनाने की कोशिश की जाती है। तो वो करने का तरीका अभी के टाइम में सीमॉस है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब रहा बात कि उसका फ़ायदा होता है कि आप बहुत छोटा-छोटा ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। पेनल्टी ये बढ़ता है कि आप इतना छोटा कर देते हैं तो मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक जो है, यानी कि जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को रोक रहा है, उसका एक लिमिट बन जाता है। ये फिजिक्स का बात है, इसे आप नहीं छेड़ सकते। क्या आप हाई वोल्टेज का सर्किट्स बना सकते हैं? आराम से बना सकते हैं, खरी आता ही है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रहा बात कि क्या वो आपका डिपार्टमेंट है कि नहीं, रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर आपको बहुत छोटे-छोटे बहुत सारे डालने हैं तो वो नहीं कर पाएँगे। और जितना भी हम लोग सिलिकॉन अभी यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप सोचिए सिलिकॉन के बारे में, वो जनरली 2 वोल्ट के अंदर ही रहता है और प्रैक्टिकली स्पीकिंग 0.8 वोल्ट से वो 1.5 वोल्ट पे रहता है। फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ये वोल्ट रेंज जो है, ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा और फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये आपका मोबाइल का एसओसी का है या आपका सर्वर का है या एआई सुपर का है या मतलब इतने बड़े वेफर का है, सब में वोल्टेज सेम रहेगा। जैसे सेल के साइज़ से वोल्टेज पे फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम वही बात होती है यहाँ पे। अब रहा बात, ये तो ठीक है, सिलिकॉन हमने बना दिया बल्ले-बल्ले, लेकिन दिक्कत ये है कि उसे बिजली दें कैसे? क्योंकि हमारे घर में जो बिजली आता है, वो फिक्स तो है नहीं, क्योंकि अलग-अलग देशों में वो अलग-अलग आता है। जैसे कुछ देश में आपका 100 वोल्ट आ सकता है, कुछ देश में 240 वोल्ट आ सकता है। इंडिया में रहते तो दोनों आ सकता है। कभी-कभी आपका 100 वोल्ट आएगा, कभी-कभी 300 आएगा। मेरे केस में 1-2 बार 350 भी पहुँचा है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वोल्टेज रेंज बहुत है, प्लस फ्रीक्वेंसी भी फिक्स नहीं है, कहीं 50 हर्ट्ज़ है, कहीं 60 हर्ट्ज़ है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है कि मतलब आपके पास इतना बढ़िया सोर्स है, सोर्स में कोई कमी नहीं है, मतलब कि पावर बहुत है, किलोवाट जो आपको चाहिए वो सॉलिड है, अवेलेबल है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो आपको सिलिकॉन के लिए चाहिए वो बहुत ही मतलब अलग है। तो बीच में ब्रिज चाहिए कि सर ये सब कुछ चलाना है, ठीक है, लेकिन हर चीज़ तो बैटरी पे नहीं चलेगा ना, तो उसको आप कैसे चलाओगे? पावर सप्लाई कैसे मैनेज करेंगे? तो ये प्रॉब्लम है, सीरियस है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको वोल्टेज बहुत नीचे उतारना है। अगर आपका 100 वोल्ट है तो भी आप बहुत नीचे की बात कर रहे हो। तो कॉन्टेक्स्ट बन जाता है कि सर मैनेज कैसे करोगे? तो अब बात करते हैं एटीएक्स के बारे में। तो ये समझिए कि हम लोग पहले सबसे पहला काम होता है कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई है, वो एसी को लेता है और डीसी रेगुलेटेड डीसी बस बना देता है। तो ये पहले से किया जा रहा है, आप बात कर रहा हूँ 1960, 1970 से। लेकिन दिक्कत ये था कि सब कंपनी अपना नौटंकी बनाती थी, हर का अलग-अलग होता था, तो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो इंटेल मतलब उस टाइम काफ़ी बड़ी कंपनी थी, मतलब बड़ी एज़ इन उनका रेपुटेशन था और मतलब वो बोलते थे जो होता था वही चलता था। तो एटीएक्स स्टैंडर्ड बनाया और बाकी सारी कंपनी भी हँसी-खुशी एग्री की, क्योंकि सबको पता था कि सब अपना-अपना बनाते रहेंगे, सबका दिक्कत हो रहा है। क्योंकि ओईएम वेंडर्स जो हैं, उनकी बैंड बज रही थी। आप बोलो ओईएम को कि सर हमको ये वोल्टेज का सप्लाई रेल चाहिए, वो बना देंगे, लेकिन अगर बार-बार उनको कस्टम बनाना पड़ा, जैसे मान लीजिए फुजित्सु आता है बोलता है हमको ये चाहिए, एचपी आता है बोलता है हमको ये चाहिए, कॉम्पैक आता है बोलता है हमको ये चाहिए, वो सबका बना देंगे लेकिन सबका दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर बार कस्टम बना रहे हैं। वहीं पे अगर एक स्टैंडर्ड बन जाता है, जैसे यूएसबी हो, स्टैंडर्ड बन जाता है कि सर सब लोग इसके फॉलो करेंगे, तो ओईएम का दाम कम होने लगता है और कंपटीशन आने लगता है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड को ये समझिए इंटेल बनाया और इससे हंसी खुशी सारी कंपनी जो भी कंप्यूटर मार्केट में थी उसको अडॉप्ट कर ली और ये मास्टर स्टैंडर्ड बन गया। मतलब इंटेल ने गाड़ी जरूर खोली, लेकिन ये अब हर कोई उसको अग्री करता है। ठीक है, अब रहा बात कि इसमें डिसाइड किया गया कि 12 वोल्ट पे हम लोग सारा काम करेंगे। ठीक है, तो 12 वोल्ट पे क्यों? अगर आपको याद होगा तो 12 वोल्ट पे ही आपका जनरली गाड़ी का सारा सिस्टम चलता है, छोटे छोटे मोटर, मतलब डीसी में आप आएंगे तो 12 वोल्ट का ही आपको सारा चीज़ मिलेगा। तो वो हो गया। अब रहा बात, वो तो ठीक है, वो हैवी लोड के लिए आपका हार्ड ड्राइव का जो मोटर स्पिन करता है, फ्लॉपी के लिए जो मोटर स्पिन करता है, कूलिंग फैन सब स्पिन करता है, ठीक है। लेकिन डिजिटल लॉजिक के लिए वो कुछ थोड़ा ज़्यादा है। तो डिजिटल लॉजिक के लिए बात करें 1990s से पहले के एरा में 5 वोल्ट सेलेक्ट किया गया। 5 वोल्ट जो था, मतलब उस टाइम जो सेमीकंडक्टर बन रहा था वो 5 वोल्ट पे चलता था, यानी उसका लॉजिक हाई 5 वोल्ट जाता था और ऑफ 0 वोल्ट जाता था। तो ये गाड़ी वहाँ से खुल गई, ठीक है। लेकिन फिर जैसे-जैसे सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट हुआ और छोटा बनाने लगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लेयर और छोटा हो गया, ठीक है। अब छोटा हो गया तो यानी वो कमज़ोर भी हो गया। अब उसको 3.3 वोल्ट चाहिए। अब 3.3 वोल्ट से अगर आप ऊपर पुश कर देते हैं, अच्छा 3.3 है, मैं उसमें 5 डाल देता हूँ, वो जो बिजली को रोकने का कैपेसिटी है वो चिर जाएगा, मतलब कि जो डाइलेक्ट्रिक लेयर है कैपेसिटर का, छेद हो जाएगा, काम खत्म, दी एंड, आपका सर्किट शॉर्ट कर गया।
तो मतलब हम लोग स्टार्ट किए थे 12 से। 12 में मतलब डिजिटल लॉजिक नहीं था, रिले था, वैक्यूम ट्यूब था, वो सब था। फिर 5 वोल्ट आया तो डिजिटल लॉजिक पे हम लोग उतरे। जब सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट और अच्छे से होने लगा तो हम लोग 3.3 पे उतरे। और यहाँ तक सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था कि पावर सप्लाई है वही आपका मेन वोल्टेज सप्लाई करेगा। मतलब जो भी पावर चाहिए वो पावर सप्लाई दे रहा था। पावर सप्लाई आप बोल रहे थे कि सर हमको 12 वोल्ट चाहिए आपका हार्ड ड्राइव मोटर के लिए, हम 12 वोल्ट दे देंगे। आपको 5 वोल्ट चाहिए लॉजिक चिप के लिए, हम लॉजिक चिप के लिए 5 वोल्ट दे देंगे। आपको 3.3 वोल्ट चाहिए नया सेमीकंडक्टर सीपीयू के लिए, हम वो भी दे देंगे। लेकिन 2000 में यानी कि ईयर 2000 में नवंबर में ये दुनिया बदल गई। और उससे पहले भी काम चल रहा था, जैसे ये इंटेल प्रिंटियम प्रो ये सर्वर का है उस टाइम का। तो इसमें ये मतलब वोल्टेज जो है काफ़ी नीचे उतार दिया। और ये इतना पावर खाता था कि अगर पावर सप्लाई से वो दिए तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वोल्टेज बहुत कम है, एम्प्स बहुत ज़्यादा, बहुत मोटा तार, मतलब गाड़ी के जो तार होता है ना स्टार्टर मोटर का, उतना मोटा तार है वो कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन था कि आप इसमें 12 वोल्ट डालिए और ये खुद से उसको कन्वर्ट करके यूज़ करेगा। तो ये आ गया थोड़ा पहले ही। और नवंबर 2000 में मतलब ये हो गया कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है उसमें सीपीयू होगा और उसमें एक अलग से पावर सप्लाई डाला जाएगा, मतलब कि ये 12 वोल्ट लेगा। और 12 वोल्ट को ये स्टेप डाउन करेगा, यानी जो भी कंपनी मदरबोर्ड बना रही है अब वो इसकी जिम्मेदारी लेगी कि सर आप हमको 12 वोल्ट दीजिए, ठीक है। हम 12 वोल्ट को स्टेप डाउन करके जो प्रोसेसर को चाहिए वो दे देंगे। तो पहले तो कंपनी से बहुत भाग रही थी, क्योंकि बात है कि उस टाइम में बात हो रही है कि आप अर्ली 80s की, तो लीनियर रेगुलेटर्स आते थे। मैं भी बना ही रहा हूँ लीनियर रेगुलेटर। तो वो मतलब जो आपका हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर देता था, ठीक है, बल्ले बल्ले क्या दिक्कत है, बात है वो वेस्ट करता था। मतलब जितना भी आपका वोल्ट्स एम्प्स है, आपका जो उतना भी सर्किट का एम्प्स है उतना हाई वोल्टेज में होना चाहिए, तब वो वोल्टेज वेस्ट कर देगा। तो मतलब समझ रहे 100 अगर मान लिया आपको 100 एम्प चाहिए तो वो ट्रांसफर के जैसा कन्वर्ट नहीं कर रहा, वो 100 एम्प 12 वोल्ट पे लेगा और बाकी को जला देगा, 11 वोल्ट को वो जला देगा, तब 1 वोल्ट 100 एम्प देगा। तो आप समझ सकते हो कितना बिजली बर्बाद करेगा, कितना हीट पैदा करेगा। तो लीनियर से हम लोग शुरू का आप मतलब 70-80 तक पहुंच पाए, 90 में थोड़ा थोड़ा यूज हो रहा था, लेकिन फिर क्लियर हो गया ये 2000 में कि अब आपको स्विचिंग रेगुलेटर में आना है। स्विचिंग रेगुलेटर का फायदा होता है ये ट्रांसफार्मर जैसा काम कर सकता है, यानी कि आप 12 वोल्ट पे कम एम्प्स लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये गाड़ी खुल गई ईयर 2000 में। तब आपका सीपीयू का एक एक्स्ट्रा पावर सॉकेट आने लगा। लॉजिक ये था कि सर मदरबोर्ड में जितना मेन पावर चाहिए, एटीएक्स जो पावर सप्लाई है वो आपका काम करेगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो सीपीयू को बम बम पावर चाहिए वो हम 3.3 वोल्ट में नहीं देंगे, हम 1.5 वोल्ट का तार नहीं खींचेंगे, क्योंकि बहुत करंट होगा उसमें। बहुत करंट होगा तो मतलब बहुत कॉपर लगेगा। हम आपको सीधे 12 वोल्ट देंगे, आप रेगुलेट कीजिए और सीपीयू को चलाइए। तो ये नया पैराडाइम बन गया और इसी पे अभी पूरी दुनिया चल रही है कि हम आपको हाई वोल्टेज देंगे, यानी कि 12 वोल्ट देंगे, और आप 12 वोल्ट को जो वोल्टेज चाहिए, आपका मतलब सीपीयू अंडर क्लॉक है 0.8 वोल्ट चाहिए, आप 0.8 बनाओ। आपको 1.2 चाहिए ओवरक्लॉक कर रहे हैं, आप 1.2 बनाओ। आप लिक्विड नाइट्रोजन में हुलुलुलु कर रहे हैं, 1.5 वोल्ट चाहिए, आप करो। हम नहीं उस पर खोज करें। मतलब पावर सप्लाई का काम है कि हम 12 वोल्ट देंगे, और पावर सप्लाई का भी लाइफ आसान हो गया कि सिर्फ 12 वोल्ट पे ही वो पूरा एनर्जी डालेगा। ऐसा नहीं है कि 3.3 पे बहुत डालो, 5 पे थोड़ा ज़्यादा डालो, 12 पे थोड़ा मोड़ा रखे रहो, वैसा नहीं। अब उसको सीधा 12 वोल्ट पे आप पूरा डालो, बाकी सारा ऑक्सिलरी हो जाएगा। तो ये करके जैसे जैसे हमारा सीपीयू का पावर भागने लगा, मतलब ये हुआ था अराउंड 50 to 100 वाट का, जब टारगेट छूने लगे तब हो गया कि सर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो रहा बात कि 1.5 वोल्ट सीधे पीएसयू से क्यों नहीं निकाल देते। बात है कि अगर आप 1.5 वोल्ट पे सेम पावर निकालते हैं, यानी 100 वाट निकालते हैं, और वर्सेस 12 वोल्ट पे 100 वाट निकालते हैं, तो 64 गुने का हीट रिडक्शन होता है। करंट आई स्क्वायर्ड आर होता है, आई स्क्वायर्ड हो जाता है, देन मल्टीप्लाइड बाय आर होता है। तो वेस्ट हीट घटाने के लिए जैसे हम लोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करते हैं, सेम लॉजिक यही आता है कि आपको जहाँ पे मेन लो वोल्टेज हाई करंट चाहिए उसका डिस्टेंस एकदम कम कर दो। यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब कि सेंटीमीटर्स में बात हो रही है, और सेंटीमीटर भी ज़्यादा करें। नए डिज़ाइन में तो कोशिश किया जाता है मिलीमीटर में निपटा दो। 8 मिलीमीटर, सर कितना वोल्टेज, वी रेल कितना दूर बिजली भेज रहा है, 8 मिलीमीटर, ताकि मतलब कॉपर काफ़ी बड़ा बड़ा रहे और ज़्यादा कॉपर ना लगे, बड़ा बड़ा छोटा दूरी के लिए, और मेन लाइन रहे। तो वही कॉपर कंटेंट को कम करना ज़रूरी था, नहीं तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, वो तार में ही लुट जाते। तो लॉजिक वही है कि सबको समझ में आ गया कि 12 वोल्ट आप दो, जितना भी चीज़ को हैवी पावर चाहिए 12 वोल्ट हम उसको देंगे, उसकी जिम्मेदारी हुई कन्वर्ट करके उससे स्टेप डाउन करो। तो एटीएस जो आप सुनते हैं, एटीएस का काम वही कहने को, उसमें बहुत सारा वो है पिंस हैं, 3.3 वोल्ट है, 5.5 वोल्ट है, लेकिन वो सब हैवी लोड नहीं बनाया गया है। उसका ऑक्सिलरी काम है, जैसे कि आपका 5.5 वोल्ट है तो वो यूएसबी वाले बस में चला जाता है, स्टैंड बाय पावर के लिए चला जाता है। 3.3 वोल्ट थोड़ा मोड़ा यूज़ होता है इधर उधर, लेकिन मेन जो बल्क है कि जीपीयू कैसे चल रहा है, सीपीयू कैसे चल रहा है, वो सारे 12 वोल्ट से लेके
अपना कन्वर्टर लगा रहे हैं, तो आपका मदरबोर्ड और प्रोसेसर का अपना कन्वर्टर है, जीपीयू का पूरा एक अपना कन्वर्टर है, वो सारे 12 वोल्ट पे काम कर रहे हैं। तो यही है हमारा, मतलब अभी आप कोई भी कंप्यूटर खोलिएगा उसके अंदर यही मिलेगा कि कहने को पावर सप्लाई बहुत सारा वोल्टेज बना रहा है, लेकिन उसका मेन काम है 12 वोल्ट ढंग से बनाओ, और मदरबोर्ड का काम है कि 12 वोल्ट को 1.1 वोल्ट करो, ताकि हम आराम से आपका चला सके। और ग्राफिक्स कार्ड के अंदर जो आप वी रैम सुनते हैं, मतलब मैं वीडियो रैम के बारे में नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पावर रेल्स के बारे में, वोल्टेज रेगुलेशन मॉड्यूल के बारे में। उसका काम होता है कि हम 12 वोल्ट लेंगे और उसको हम 1.2 वोल्ट कर देंगे। तो ये हम लोग किए, ये डिसीजन लिया गया। अब बात करते हैं कि आप बहुत वोल्टेज नीचे उतार रहे हो, तो वी रैम के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो लीनियर पावर सप्लाई आप मैनेज कर सकते हो कम पावर वेस्टेज में, लेकिन जहां आपका 100 वाट का है, 200 वाट का है, 600 वाट का है, वो जल जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट वही बन गया कि स्विचिंग में आना पड़ा। स्विचिंग में लोग डिले करना चाह रहे थे, तो बहुत एक तो कॉम्प्लेक्स भी है, ऊपर से महंगा भी है, और ये बात हो रही है अर्ली 2000 में। सेमीकंडक्टर उतना सस्ता नहीं था जितना आज है, तो हिसाब वही बना। लेकिन वही बोल रहे, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप लीनियर को छोड़ के जब आप स्विचिंग में आते हैं, ये सब जो आप आजकल देखते हैं स्विचिंग में आते हैं, इसमें आप बोलते हैं ना हम 12 वोल्ट को 1.2 वोल्ट कर देंगे, रिपल बहुत आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्या कर रहा है, पीडब्ल्यूएम कर रहा है, मतलब 12 वोल्ट कनेक्ट करता है, कैपेसिटर और इंडक्टर उसका थोड़ा सा बफर करता है, और फिर वो ऑफ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ऑफ हो गया ना सर, पावर सप्लाई तो ऑफ हो गया। आपने मतलब करंट दिया, अब आप वेट कर रहे हो ड्रॉप डाउन होने का, मतलब कैपेसिटर ड्रॉप डाउन हो, इंडक्टर पूरा डिस्चार्ज करते, फिर से आप उसे चार्ज करोगे, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी है, और सीपीयू बोलता है सर इतना नॉइजी पावर रेल हमें मत दो, ये हम उड़ा देगा हमको, हम नहीं इतना मतलब ढिंकिचिक आप नहीं मैनेज कर सकते हैं। तो इसी के लिए हिसाब बनाया गया मल्टी फेज। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे दुनिया में, तो आपको पता होगा हम लोग ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी पावर। तो यही लॉजिक को लगाया गया है आपके मदरबोर्ड में। जो आप लोग सुनते हैं ना 6 फेज VRM, 12 फेज VRM, 24 फेज VRM, वो वही है। ऐसे फेज लगा दिया जाता है। ऐसा फेज क्यों करते हैं? फेज ओवरलैप करता है। जैसे आपका 3 फेज जो मोटर है उसमें कभी ऑफ नहीं होता है, वो मतलब मैग्नेटिकली कभी वो जीरो नहीं जाता है, क्योंकि हमेशा 2 फेज ऊपर रहता है, पॉजिटिव में रहता है, तो हमेशा टॉर्क बनाते रहता है, स्मूथ रहता है। इसीलिए आप सेम इंडस्ट्रियल मोटर कभी नहीं देखेगा सिंगल फेज का, टिकेगा ही नहीं, बेरिंग से उड़ जाएंगे उसके। वहीं पे सेम हॉर्स पावर लीजिए, 1 हॉर्स पावर का भी आप 3 फेज मोटर लीजिए वर्सेस 1 हॉर्स पावर का सिंगल फेज मोटर लीजिए, चौंक जाइएगा दोनों में कितना अंतर है, मतलब कितना लंबा वो चल सकता है। तो 3 फेज का वही फायदा होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग बहुत सारे फेज लगाए। तो सारे फेज का काम होता है कि कंपोनेंट, यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर, मॉसफेट, ये सब छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया आपको 100 एम्प का लोड देना, 100 एम्प का एक कैपेसिटर खरीदने जाइएगा, दर्द होगा। 100 एम्प को संभालने वाला इंडक्टर लीजिएगा, पहले तो फिट भी नहीं कर पाइएगा, मदरबोर्ड इतना बड़ा आएगा इंडक्टर। तो हम लोग उसको बांट देते हैं कि ठीक है, एक एक एम्प का 10 ठो लगा दो, या ऐसे ऐसे करके आप उसे बांट देते हैं, 10-10 एम्प का डाल दो। तो पहले कंपोनेंट आप छोटा कर दिया, ठीक है, ताकि वो फिट हो। दूसरा, हीट जनरेशन कम हो, करंट के कारण ही हीट जनरेशन होता है। अगर करंट आप बांट देते हैं, 100 एम्प के जगह आप बोलते हैं तुम सिर्फ 10 एम्प हैंडल करो, करंट अगेन I²R बहुत कम हो जाता है। तो हीट जनरेशन काफ़ी कम होता है। जितना बड़ा ये स्टेप डाउन कर रहा है, लीनियर में तो आग ही लग जाता, और ये नहीं करते तो पहले तो महंगा भी बहुत पड़ता है, ऊपर से साइज भी बहुत बड़ा हो जाता। तो ये हम लोग को वो ऑप्शन सॉल्व करता है, मल्टीपल फेज जो आप लगा देते हैं। अब रहा बात, ये सारे फेज एक साथ नहीं काम करते हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा वो करने पे। तो फायदा होगा, मतलब आपका साइज छोटा हो जाएगा, हीट जनरेशन कम हो जाएगा, लेकिन रिपल ज़्यादा रहेगा। यानी कि ये ढिंकिच का हो रहा है, रिपल ज़्यादा रहेगा, हर फेज बहुत नीचे तक नीचे जाता है। तो हिसाब यह है कि अब इसको ऑफसेट कर देते हैं, मतलब कि जैसे आपका जनरेटर में एक फेज से दूसरे फेज में 60 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, यहाँ पे भी वही करते हैं। जनरली ये समय बहुत सारे फेजेस होते हैं, हमको तो याद भी नहीं है कि 6 फेज से नीचे आजकल कोई मदरबोर्ड भी आता हो। तो 6 फेज होगा, 12 फेज होगा, 24 फेज होगा, तो उतना रहता है डिग्री। तो रिपल जो है एकदम कम हो जाता है। और इसका दूसरा फायदा ये होता है कि हर समय कोई ना कोई स्टेज ऑन होने के पास रहता है। तो जैसे मान लीजिए सीपीयू बोला हम बहुत बिजली खाएंगे, जो आजकल आप देखते हो ना वी कोर उसका एकदम धड़धड़ा के ओवरक्लॉक कर लेता है, ये तुरंत उसका पीडब्ल्यूएम उसको कॉम्पनसेट कर पाता है, क्योंकि एक फेज नज़दीक में है, हैंडल हो जाएगा। वहीं पे अगर एक अकेला रहता, बहुत डेड टाइम रहता, तो वोल्टेज डिप बहुत होता। ये वोल्टेज रिपल बहुत कम रखता है। अंडर लोड मतलब आपका वोल्टेज बहुत नीचे जा रहा है तो भी ये संभाल लेगा, बहुत ऊपर जा रहा है तो भी ये संभाल लेगा। लोड आपका एकदम नीचे है, संभाल लेगा, लोड बहुत भाग रहा है वो भी संभाल लेगा। और कितना तेज रिस्पॉन्स करता है, बहुत फास्ट होता है। तो इसीलिए इसके बिना सीपीयू आपका नहीं चल सकता, उड़ जाएगा। अगर आप कोशिश किए कि हम 12 वोल्ट का सीपीयू लेते हैं, उसको एक बहुत अच्छा लो नॉइज एसएमपीएस से चलाते हैं, वो उड़ जाएगा, क्योंकि जैसे इसका लोड वेरिएशन आएगा, रिपल आने लगेगा, रिपल आएगा, ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा।
तो इसीलिए आपको वी रैम सुनने को मिलता है, मल्टी फेज सुनने को मिलता है, बोलते हैं ना 4 फेज 6 फेज, बात वही है। जैसे हम लोग 3 फेज से बिजली चलाते हैं वैसे यहाँ पे चलाते हैं। क्यों करते हैं? पहला तो फायदा मिलता है कि छोटे छोटे कंपोनेंट में हो जाए, गर्मी का प्रोडक्शन कम हो जाए बल्ले बल्ले, और रिपल कम हो। रिपल अगर अच्छा नहीं रहेगा तो सीपीयू दुनिया को छोड़ देगा। तो हम लोग को ये, और ये हम लोग को अलाउ करता है, जो आप लोग देखते हो ना मदरबोर्ड में ओवरक्लॉकिंग का सेटिंग में 4-5 डिजिट तक कैसे चला जाता है, 1.2337 ऐसे ऐसे करके। इतना प्रिसाइज क्यों है? इतने सारे स्टेज है इसलिए कि वो मैनेज कर सकता है। मतलब इसमें अगर बोल दिया गया कि हम इतना वोल्टेज रखेंगे, आप एम्प को ऑलमोस्ट 0 एम्प ले आइए, उसको 100 एम्प का झटका मारिए, वो हिलने नहीं देगा, वोल्टेज को एकदम स्टेबल रखता है। और जितना आप लोड बढ़ाना चाहते हैं फेज बढ़ाते चले जाइए। और चूंकि ये 12 वोल्ट को 1 वोल्ट तक उतार रहा है ऑलमोस्ट, डेड टाइम बहुत कम हो जाता है मल्टी फेज कर देने से, नहीं तो डेड टाइम बहुत ज़्यादा आएगा। ये हुआ मल्टी फेज वीआरएम। जैसे आपका 3 फेज है, यहाँ पे भी वही करते हैं हम लोग का, वोल्टेज ड्रॉप कम रहे, रिपल कम रहे, इसके लिए फायदा है, और साइज भी छोटा कर देता है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा तांडव हुआ दुनिया में, जिसे हम लोग कहते हैं 12 वोल्ट हाई पावर रेल। तो ये था जीपीयू जो है, मतलब कि 2000 में सीपीयू भाग गया, ठीक है। सीपीयू बोला कि हम 50-60 वाट से शुरू करेंगे, दड़दड़ा के वो 100-150 पहुंचने लगा। तो जीपीयू थोड़ा ज़्यादा पगला गए। जीपीयू बोल रहे हैं कि सर हम 600 वाट खाएंगे, तो हिसाब बनाएंगे नया कनेक्टर बनाओ इसके लिए। अब रहा बात की 12 वोल्ट हाई पावर कनेक्टर बनाएंगे जो 600 वाट तक दे सकता है, ठीक है। तो इसको रूल कैसे बनाया, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंटेल ATX को कंट्रोल करता है, लेकिन वो ये नहीं है मतलब कि कंपनी अगर, मतलब अगर सारे कंसोर्टियम बोल रहे हैं कि सर कुछ दूसरा करो, वो करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो अब वो मोनोपोली स्टेट में नहीं है जो पहले थे। तो एनवीडिया गया PCI SIG के पास। तो PCI का जो आप PCI इंटरफेस देखते हो, उसका पावर कंट्रोलर सारा चीज़ जो है वो PCI करता है। जैसे बोलते हैं USB का तो USB एसोसिएशन है, ब्लूटूथ का ब्लूटूथ, तो PCI का PCI SIG के पास गया। तो PCI SIG बोला ठीक है, हम लोग का अभी पता लग रहा है कि ग्राफिक्स कार्ड में बड़े बड़े कनेक्टर लग रहे हैं, डिमांड भाग रहा है, तो कुछ नया किया जाए। एनवीडिया बोला कि मेरे पास एक डिज़ाइन है, वो इंटेल और PCI SIG करके बोले कि ATX में 3.0 स्टैंडर्ड लाओ, ठीक है। तो ये वाला जो कनेक्टर होता था उसके जगह पे ये छोटा वाला कनेक्टर ला दिया गया, और छोटा कनेक्टर सिर्फ जीपीयू के लिए बनाया गया, मतलब जीपीयू जैसा एड ऑन कार्ड के लिए, उसको दिया गया 600 वाट का पावर दे देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ धांधली हो गया, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं है, मतलब ये तो मेल्ट कर रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है सर, इसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए था, ये मेल्ट नहीं होना चाहिए था। हुआ कि एनवीडिया किसी कारण से लूज मोशन किया डिजाइन में, तो और फिक्स भी नहीं किए, मतलब लोग पकड़ लिए कि सर आपने गलती किया है डिजाइन में, या मतलब आपका अप्रोच ही गलत है, वो सुधारे ही नहीं। वो बोले कि नहीं हम एक्स्ट्रा 4 वायर पोत देंगे। ओरिजिनल ATX 3.0 का स्पेसिफिकेशन देखिएगा, या आपका उसी टाइम का पावर सप्लाई खरीदिएगा, उसमें ये 4 पिन नहीं दिया गया है, क्योंकि जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। तो लेकिन एनवीडिया ने इतना खराब इंप्लीमेंटेशन किया इसका अपने कार्ड में, कार्ड का प्रॉब्लम है प्लग का नहीं, कि वो फेल हो गया, और वो सुधार ही नहीं रहे। मतलब आपने देखोगे लाइनस टेक टिप्स एक बार खोल के उसमें करा, सिर्फ 2 वायर थे। सर अगर 2 वायर है तो इतने सारे पिन आपको क्यों चाहिए? 2 बड़ा कनेक्टर यूज करो ना। तो रहा बात कि नॉर्मल जीपीयू में कैसे होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं इतने सारे 2 8 पिन है या 3 8 पिन है, तो वो कैसे काम करता था। तो इसमें भी वही है, 12 वोल्ट आएगा, मल्टीपल फेज में जाएगा, काम खत्म, ठीक है। लेकिन जब ग्राफिक्स कार्ड बना रहे थे, जब लोग गांजा नहीं फूक रहे थे, तो उनका था कि हम फेज को बांट देंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए 6 फेज है, 2 फेज ये कनेक्टर रहेगा, 2 फेज वो कनेक्टर रहेगा, 2 फेज वो कनेक्टर में रहेगा। यानी किसी भी कारण से आपका मान लीजिए एक प्लग डिस्कनेक्ट हुआ, कट हो गया, कुछ भी फॉल्ट हुआ उसमें, कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर को देखिए मेरा एक फेज जो है, एक फेज या 2 फेज बोल गया है, नहीं काम कर रहा है, वो सीधे जीपीयू बंद कर देगा। वो कुछ करेगा ही नहीं, सिर्फ जीपीयू बंद कर देगा। आपको कोई चीज़ डैमेज नहीं होगा, कोई भी प्लग नहीं पिघलेगा, बस बंद हो जाएगा। और इसीलिए जीपीयू डायग्नोस्टिक का पहला होता था, प्लग निकाल के देख लो भाई, प्लग तो मतलब जैसे आप लोग रैम में करते हो निकाल के फिर से लगाओ, सेम वही है। और ये लॉजिक हर कोई, मतलब MSI हो, आसूस हो, सब कंपनी करती थी, और हर चीज़ में होता था। AMD का कार्ड देखिए, पुराना इंटेल का देखिए, सब में इंटेल बोल रहा हूँ, एनवीडिया का देखिए, सब में वही होता है। ये नॉर्मल लॉजिक है कि आपके पास बहुत सारे वोल्टेज रेल हैं, उसको आप अलग अलग फेज में, जो पिछला फेज में बात करते हैं उसमें बांट दीजिए, ताकि अगर किसी कारण से एक पिन डिस्कनेक्ट हो, तार टूटे, वो डिटेक्ट कर ले। कंट्रोलर बोले नहीं सर गड़बड़ हो गया है, पावर नहीं आ रहा है हमारे पास, हम बंद कर देते हैं। कोई मिसाइल नहीं फायर करेगा, कोई आग नहीं लगाएगा, सीधे बंद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर आपके पास ट्रबल शूटिंग के तौर पर रहेगा, सर एक बार प्लग खोल के फिर से लगा के देखो। ये हम लोग सॉल्व कर चुके थे। एनवीडिया पढ़ गया कि नहीं, हमको ये सारे वायर्स को शॉर्ट करके एक पिन में डालना है, और वो रेफरेंस डिजाइन में उन्होंने डाल दिया। अब रेफरेंस डिजाइन आप छेड़ नहीं सकते, मतलब कि आप अगल बगल बहुत चीज़ छेड़ सकते हैं, रेफरेंस डिजाइन का कोड रिक्वायरमेंट में डाल दिया कि ये सारे जो पिन है, 6 पिन है, वो 1 हो जाने चाहिए।
फायदा क्यों है? 6 पिन डाली क्यों? मतलब 2 मोटा पिन डालो ना जो एक्चुअली हैंडल कर सके। ये मतलब प्योर एनवीडिया की धांधली थी। अब हाँ, कनेक्टर मतलब उनको पता होना चाहिए था कि हम इतना फूक रहे हैं, तो कनेक्टर ऐसा पत्थर जैसा बनाना चाहिए था कि एकदम नहीं, हम 6x का ओवरलोड बर्दाश्त कर सके। क्योंकि इसमें वही होता है कि जब एक पिन कनेक्टेड रहता है और 5 डिसकनेक्ट रहता है तो 5 इंटू ये हो जाता है, तो 6 का x का ओवरलोडिंग जाता है। तो ये बनाना था कि भैया इसको ओवरलोडिंग का मार्जिन दो, मार्जिन भी नहीं है। ये PCI साइकिल वाले में 3x की मार्जिन है, यानी कि अगर किसी कारण से तार फेल हुआ, वो बाकी तार लोड लेता रहेगा, वो फेल नहीं होगा। ये मतलब एनवीडिया एकदम पड़ गया कि नहीं, हम लूज मोशन करेंगे। मैंने नीचे एक ओवरक्लॉकर जो मदर ये PCB खोल के दिखा रहा है, कहाँ मॉसफेट है, कहाँ पे वो है, आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। मैं एकदम क्लियर करता ना, इस प्लग में कोई दिक्कत नहीं था। अगर आपका प्लग नहीं ठीक से बैठा है, कंप्यूटर बंद हो जाना चाहिए, आग नहीं लगना चाहिए, पिघलना नहीं चाहिए। आपका इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी यही सिस्टम है। उसमें आप देखते हो 2 मोटे मोटे प्रॉन्ग हैं और ऊपर छोटे से 2 पिन है। वो पायलट पिन इसीलिए दिया गया है कि पायलट पिन पहले कनेक्शन बनाता है, सब चीज़ सही है, सब सही है भाई, टेस्ट उस्ट कर लो, हाँ भाई एकदम खुश, ठीक है, तब बिजली दो। यहाँ पे नहीं, हम बिजली नहीं दें। और सोचिए 6 पिन होने का फ़ायदा क्या हुआ अगर आप 6 को अलग अलग नहीं डिवाइड कर सकते हो। सबको अगर एक ही कर दे रहे हो तो एक मोटा पिन देना था। ये मतलब बेसिकली या तो एनवीडिया के वो जो ढंग के बोर्ड मैनेजर्स थे वो शिफ्ट हो गए सारे ये AI वाले में, वो भी मंजूर हो जाता है, लेकिन सुधारे क्यों नहीं, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। या तो अब वो जंक्शन हुआन वाला हो गया कि हम इतना हाई हो गए हैं कि अब जाओ तुम लोग मराओ, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता। बोले ना, मतलब ये करना था उनको इंटरनली सारे। आप MSI का बोर्ड खोल के देखिए, यही मिलेगा। आसूस का बोर्ड खोल के देखिए, यही दिखेगा। AMD के सारे बोर्ड खोल के देखिए, यही मिलेगा कि सारे पावर सप्लाई जो है अलग अलग पिन आ रहा है, अलग अलग VRAM में जा रहा है, ताकि अगर एक पिन डिस्कनेक्ट हो, VRAM को पता चल जाए, VRAM बोल देगा भैया गड़बड़ है पावर में, GPU बंद कर दो, मदरबोर्ड एरर दे देगा, सिस्टम बंद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई पिघलेगा नहीं, कोई आग नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा, और जब लोगों परेशान हो गए कि नहीं सर ये पिघल रहा है, लाखों रुपए का इक्विपमेंट पिघल रहा है, तब हुआ कि नहीं हम उसमें चार्ज सेंस पिन डाल देते हैं। इसका कोई काम नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल यूज। ये बस बोलता है कि हमसे सिर्फ 400 वाट ड्रॉ करो। सर 400 वाट होगा और उसमें मान लीजिए पिन फेल हो गए, अभी भी आपका पिघलेगा। ये मतलब मैंने पहली बार देखा बेवकूफ़ी। मतलब कि सर ये सॉर्टेड प्रॉब्लम था, आपने इस प्रॉब्लम को क्यों जन्म दिया? मतलब बस यही करना था इंटरनली और कुछ नहीं करना था, सब सॉल्व हो जाता, सब हला भला हो जाता। लेकिन नहीं, हम लूज मोशन करेंगे, कर दिया। ये सबसे दुखद है। मतलब ये है कि दुनिया में कोई एडल्ट नहीं बचा है अब। किसी को भी गांजा वाला आइडिया आ जाता है, लोग पढ़ जाते हैं और उसके बाद लड़ो बैठ के। हम डायग्नोस्टिक कर रहे हैं कि पिन में ये फॉल्ट है, इसलिए पिन में फॉल्ट नहीं होना चाहिए था। अगर पिन आपको गड़बड़ाया है तो कंप्यूटर को होना चाहिए था कि नहीं सर पिन में गड़बड़ है, हम बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रिक कार कब से सॉल्व कर चुका है, पुराने स्टैंडर्ड सॉल्व कर चुका है, पुराने स्टैंडर्ड से नीचे कैसे उतर गए। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहां पे समझिए कि AI जैसे कि GPU का पावर भाग रहा था, तो अब AI का पावर और भाग रहा है। तो यहां पे समझ में आ गया कि भैया 12 वोल्ट से काम नहीं चलेगा, वो सीधे 48 वोल्ट पे जा रहे हैं। अब रहा बात कि हम लोग बार बार वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग 3.3 वोल्ट था, सीधे 12 वोल्ट कर दिए कि 12 वोल्ट से दो ताकि करंट कम लगे, ठीक है, बल्ले बल्ले। तो 48 पे क्यों रुक जाते हैं? USB पावर डिलीवरी में भी वही है, 48 वोल्ट पे वो रुक जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 48 वोल्ट सेफ्टी एक्स्ट्रा लो वोल्टेज कैटेगरी में आता है, यानी कि आपका जो इंसुलेशन है, मैं एकदम क्लियर करना, कंडक्टर को वोल्टेज से फर्क नहीं पड़ता है, कंडक्टर को करंट से फर्क पड़ता है, इंसुलेटर को वोल्टेज से फर्क पड़ता है। इंसुलेटर अगर आप बोलते हो कि सर ये हमारा 48 वोल्ट है, छोटा सा पतला सा इंसुलेटर आप लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जहां आप बोले कि सर हम 50 वोल्ट से ऊपर जा रहे हैं या 60 वोल्ट, डिपेंडिंग किस कंट्री में आप देख रहे हो, वो हो जाता है कि नहीं सर अब आपको मेंस के तौर पे लेना है। ऐसा क्यों है? अगर आप 48 वोल्ट का टर्मिनल छूते हैं स्किन से, खुला स्किन से, बिजली आपके अंदर नहीं घुसनी चाहिए। नॉर्मल कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी कि जैसे आप गाड़ी का बैटरी प्लस एंड माइनस छूते हो, कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि 12 वोल्ट नहीं कूद सकता। 24 वोल्ट का करो, कुछ नहीं होगा। 48 सबसे आखिरी लिमिट है, और खासतौर पे 48 लेड एसिड में, क्योंकि लेड एसिड में जब चार्ज रहता है चार्जिंग वोल्टेज भाग जाता है, तो वो ऑलमोस्ट छूने लगता है। अगर आपका स्किन पर कट उठ है, झटका लगेगा, जोर से नहीं लगेगा, लेकिन मतलब वोल्टेज ऑलमोस्ट आपका बैरियर तोड़ने पे बैठा हुआ है। तो 48 वोल्ट अपर लिमिट है, इसीलिए USB पावर डिलीवरी को भी 48 पर रोक दिया जाता है। सर्वर लोग भी वही 48 पर रोक दिया कि बढ़ाने का वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर सारे चीज़ का सर्टिफिकेशन हार्ड हो जाएगा, और प्लस सर्वर को कोई छू नहीं पाएगा। सर्वर में ये होगा कि सर अगर आप सर्वर में कोई इंसान छूना चाहते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कीजिए, पावर बंद कीजिए, तब जाके उसको छूइए। हॉट स्वैप नहीं कर पाएंगे लीगली, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड में है। तो इसीलिए 48 से ऊपर नहीं जा सकते।
48 अपर लिमिट है। तो 48 वोल्ट ये है सर्वर में। अभी आप कोई सर्वर खोलिएगा, जैसे एनवीडिया सबका पागल सर्वर है कि हम ऑलमोस्ट 100 किलोवाट खा रहे हैं एक रैक में, वो 12 वोल्ट से हो ही नहीं पाएगा। तो 48 वोल्ट पे वो लोग चले गए कि 48 वोल्ट बनाइए, वो आपके इसमें जाएगा, क्या बोलते हैं, जीपीयू में जाएगा, वो आपके सीपीयू में जाएगा, एनपीयू में जाएगा, और वहाँ के वी रैम 48 को लेके नीचे उतार देंगे। ठीक है, तो ये 48 आपके कंप्यूटर में क्यों नहीं आ रहा है? बात है कि 48 से नीचे लाने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि डेड टाइम कितना भी फेस डालोगे आप, 100-150 फेस तो नहीं डालोगे ना, ये स्टूपिड हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होती है ताकि डेड टाइम का असर कम हो, रिपल कम हो। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आपको मॉसफेट को छोड़, मतलब ये सिलिकॉन मॉसफेट को जाके गैलियम में आना पड़ता है। गैलियम या सिलिकॉन ऐसे, मतलब कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड सबके फेट में आना पड़ता है। उसका दाम बहुत होता है, एआई अफोर्ड कर सकता है, आप और हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी और बेटर सिलिकॉन मटेरियल, मतलब बेटर स्विचिंग एलिमेंट्स की जरूरत होने के कारण 48 वोल्ट अभी आप और हमारे लिए वाजिब नहीं है, नहीं हजम होगा, दाम नहीं हजम होगा। बनाने का तो बनता ही है, खरीद ही सकते हैं मार्केट में, लेकिन हजम नहीं होगा। तो ये हो गया आपका एआई डेटा सेंटर में आप खोलिएगा, क्या मिलेगा? 48 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अब रहा बाकी सारे मैन्युफैक्चर्स हो जाए, जैसे आपका डेल हो जाए, एचपी हो जाए, लिनोवो हो जाए, फुजित्सु हो जाए, ये सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया हम ये 3.3 वोल्ट को फेंक देते हैं, 5 वोल्ट फेंक देते हैं, -5 वोल्ट भी है सर, हाँ शायद -5 वोल्ट भी है, -3.3 वोल्ट, ऐसे ये सारे जो उटपटांग वोल्टेज हैं इसको फेंक देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड लाया गया है ATX 12VO, ये ATX में डाल दिया गया है। और हिसाब ये है कि पावर सप्लाई, यानी कि जो आपका पावर सप्लाई है, इसको सिर्फ 1 वोल्टेज बनाना है। इसको ट्राई नहीं करना कि सर 4-5 वोल्टेज रेल बनाओ ना, आप सर सिर्फ 12 वोल्ट अच्छे से बनाओ, बाकी काम हम कर लेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जब आप पावर सप्लाई को लो पावर में डालते हैं, अगर उसमें बहुत सारा वोल्टेज रेल है तो उसका लोएस्ट पावर कंजम्पशन नहीं नीचे जाता है, वो मतलब बहुत एनर्जी वेस्ट करने लगता है। जो 80% आप वो देखते हैं प्लैटिनम रेटिंग है, वो रेटिंग 80% लोड पे है, मतलब 1% लोड पे या 2% लोड पे बहुत बिजली वेस्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सब बहुत सारे रेल को वो मैनेज कर रहा है। वही सेम इंजीनियर को बोलेगा भैया तुम सिर्फ 12 वोल्ट का रेल बनाओ, वो ऐसा करेगा सर आपका 1% पे जा रहा है तो भी हम 95% इफिशिएंट रख सकते हैं। इफिशिएंसी के लिए जरूरी है कि सिर्फ 1 वोल्टेज के साथ हाई तौबा किया जा रहा है, 4-5 नहीं। तो डेल के पास आप ये समझिए, डेल हो, एचपी हो, लिनोवो, ये लोग लाखों कंप्यूटर बेचते हैं और इनको पता है कि हल्ला सब कर देते हैं, हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए। बैठ के 90% टाइम ये लोग लो पावर स्टेट में रहते हैं और बहुत टाइम में सिर्फ आइडल पड़े हुए हैं, तो इनका बिजली कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा। पावर सप्लाई 1-2% एक्स्ट्रा भी इफिशिएंट हो गया तो फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड अब आ गया है मार्केट में। आप अभी नया डेल खोल के देखिएगा या नया एचपी या लिनोवो खोल के देखिएगा, बहुत अच्छा चांस है आपको उसमें ये ATX 12VO मिलेगा। अब या तो उनका अपना प्रोप्राइटरी हो सकता है, लेकिन लॉजिक वही है। अब रहा बात की ये इसलिए हो रहा है कि सर्वर यही कर रहा था, मतलब सर्वर में देखते हैं ना हॉट स्वैपेबल पावर सप्लाई, मतलब पावर सप्लाई खींच के ही निकाल दो। तो ऐसा कैसे करते हैं? उसमें भी वही होता है कि सेंस पिन है, कनेक्शन पिन मतलब हैंडशेक है, और फिर बड़े बड़े स्लॉट हैं। वो स्लॉट क्या है? 12 वोल्ट। वो ट्राई भी नहीं करते मल्टीपल वोल्टेज का, सारा काम उनका सीधा है। मतलब मान लीजिए किसी चीज़ को 3.3 वोल्ट चाहिए, उसके आगे VRAM लगा होगा, VRAM कर देगा उसको। तो सर्वर में हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, लॉजिक था कि इसमें भी वही कर देते हैं। तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे, ये मैं एकदम क्लियर हूँ, ये ATX जो नॉर्मल ATX है वो अभी हटने वाला नहीं है, और 48 वोल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि 48 वोल्ट बहुत महंगा पड़ेगा सिलिकॉन लेवल पे, तो वो अभी अफोर्ड नहीं होता। ये धीरे धीरे क्रीप करने लगे, क्योंकि बोल रहे हैं बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी उतारना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे ये क्रीप कर देगा। और लॉजिक वही है कि आप नहीं चाहते हो कि पावर सप्लाई बहुत सारे वोल्टेज बनाए, भैया तुम एक काम बहुत अच्छे से करो, बाकी काम हम ले लेंगे। मतलब मेरे को अगर 3.3 वोल्ट चाहिए, मुझे पता होगा ना कितना एम्प चाहिए, कितना रिपल हम मैनेज कर सकते हैं, हम उसके हिसाब से कर लेंगे। तो लॉजिक वही है। तो ये आने वाले टाइम में देखने को आपको मिलेगा। मैं देख सकता हूँ कि कुछ साल बाद, क्योंकि अब तो बोल रहे हैं आपका लैपटॉप चार्जर भी 48 वोल्ट चला गया है, USB पावर डिलीवरी 3.1 में है। तो 48 वोल्ट ऐसा बात नहीं है कि कभी नहीं आएगा, बस थोड़ा टाइम लेके आएगा। और 12 वोल्ट PSU ओनली जो है उस पर भी काफ़ी लोग लगे हुए हैं, क्योंकि बोल रहे हैं सर्वर ऑलरेडी उस पर 1999 से पड़ा हुआ है, वो लोग पहले से ही कर रहे हैं। तो इसलिए आज नहीं तो कल वहीं जाना ही है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन पावर सप्लाई के बारे में कि उसमें क्या होता है, कैसे आप लोग इतने बड़े बड़े सिलिकॉन को पावर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल कुछ समझ में आए। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। अगर आप इंजॉय किए तो हाइप कर दीजिए। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल वगैरह फ्री है। तो आपने वीडियो देखा, चैनल को बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।